दिस इज आस्क मी एनीथिंग सेशन, तो उसमें हम हिंदी में लेंगे और आपके सवाल मोस्ट वेलकम। मनु जी बताइए। Yeah, hello Shishir. This is the first time we are interacting. Actually, इस बार तो मेरे पास अभी ज्यादा सवाल नहीं है। मैं एक्चुअली ज्वाइन इसलिए किया था कि देखूं लोगों के और क्या एक्सपीरियंसेस हैं और क्या लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्या। हमने भी ये एक्सपेरिमेंटल किया है हिंदी में। हाँ तो जैसा कि मुझे लग रहा है हिंदी की बहुत डिमांड नहीं है, बहुत अच्छा। हल्के हल्के लोग आ रहे हैं, बट हाँ दिस इज द एक्चुअली हाँ एक्चुअली शिशिर, मैं नोएडा में हूँ। जी। ओके। एंड मैंने अभी मतलब रिसेंटली ही स्टार्ट किया है अपना बिजनेस आप कह सकते हो। बट अभी मतलब मैं फुल टाइम जॉब में भी हूँ अभी। तो ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम बिजनेस ही कर रहा हूँ या एंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहा हूँ। तो अभी तो मतलब मेरा क्वेश्चन वही वही सभी होते हैं जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे लोग होते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्ट, मतलब व्हेन टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड when not to look out, or is it better to get external funding, or is it better to get self funded itself? वही बेसिक्स ही है अभी तो मेरा बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको वो बेसिक्स के आपको आंसर देता हूँ सारे। देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल आपका बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है कि बूटस्ट्रैप रहना चाहिए या बाहर से फंडिंग लेनी चाहिए, और लेनी है तो कब लेनी है, कब लेनी है ना? और साथ के साथ अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब कब छोड़े, क्या जॉब कंटिन्यू करते रहे, है ना? तो इसका सही आंसर ये है कि अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, पहली बात तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, कोशिश करिए कि कुछ ऐसा ना बनाए जो प्री एग्जिस्टिंग ना हो, पहले से ना हो। क्यों? उसका एक रीजन है। इन्वेंशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम इन्वेंशन करते हैं तो उसकी मार्केट जीरो होती है। अब बहुत सारे स्टार्टअप हमारे पास आए कोविड के दौरान जिन्होंने बेटर वैक्सीन बनाई थी, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, इंडिया से थे, बेटर वैक्सीन बनाई थी, एक शॉट से 5 बीमारियां दूर कर रहे थे, जिसमें कोविड भी था। अच्छा। और तमाम तरह की बीमारियां दूर कर रहे थे एक ही शॉट से। और वो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकले थे, बट किसी ने उनके ब्रांड पे विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग बड़ी बड़ी कंपनीज पे विश्वास नहीं कर रहे थे उस समय। उन पे कैसे कर लेते? आपके ब्लड में जाना है वो, है ना? कोई तो फर्स्ट टाइम कर रहा है, नो डाउट सारे एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद वो ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं थी। ऐसे क्या होता है जब आप कुछ जैसे फूड प्रोडक्ट ले आओ, तो लोगों को पता है मैगी के अंदर क्या क्या निकला था, लेकिन फिर भी आप नया कुछ लेके आओगे तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना? तो वो ब्रांड बनते बनते बहुत टाइम लग जाता है, और वो मार्केट फिर आप तक जब पहुंचेगी तब तक आपको बहुत समय और बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। बेटर क्या है कि कुछ जो बाजार में ऑलरेडी से है, जिसकी मार्केट है, उसको आप पकड़ लें, और बहुत बड़ी मार्केट जिसकी हो उससे सस्ता बेचना स्टार्ट कर दीजिए, है ना? दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और कन्वीनियंस बढ़ा दें कस्टमर की। अगर आप उसके पास खुद ही चले जाएं कंज्यूमर के पास, जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, है ना? देखिए, आप खारी बावली दिल्ली में जाएंगे, 11-21 करके एक राइस मिलता है, 11-21, और 45 से 55 रुपए किलो है, जो कोई मुझे बता रहे थे, जिसकी मार्केट वैल्यू जो बड़ी बड़ी कंपनी सेल कर रही हैं बासमती जो हाईएस्ट क्वालिटी का, वो ऑलमोस्ट 150 रुपए 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। यानी आपने वहां से 55 रुपए भी खरीदा, पैक करा, और उसको किसी के घर घर जाके अगर सेल करना शुरू कर दिया, तो वो डिसरप्शन है। उसमें आपने कन्वीनियंस बढ़ा दी और प्रोडक्ट सेम करके प्राइस सस्ता कर दिया। अगर आप उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे, किसी के भी सैंपल पैक दे देंगे किसी को 200 ग्राम 250 ग्राम, और उन्होंने बना के देख लिया, और आपने बोला कि देख लो बेटर बेस्ट से बेस्ट कंपनी जो आप प्रोडक्ट है, अगर ये उससे मैच ना करे तो दोबारा ऑर्डर मत करना, दे विल डेफिनेटली ऑर्डर। तो दिस इज कुछ 4-5 बातें बड़ी कॉमन है। एक तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट लीडर का है, मार्केट लीडर का, वही प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट आपको बनाना है। दूसरी बात,
आपको उन्हीं के ग्राहकों के पास जाना है, आपको नए ग्राहक नहीं ढूंढने हैं। कई लोग मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि हमेशा अपना कस्टमर, अपना ग्राहक ढूंढो, वो गलत है। आपको एग्जिस्टिंग किसी कंपनी का ग्राहक ढूंढना है, उसको सस्ता बेचना है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और उसके पास जाके बेचना है, यानी कन्वीनियंस। ये तीसरा पॉइंट है। अगर आप कन्वीनियंस बहुत अच्छी दे देंगे तो सारा ग्राहक आपके पास आएगा। चौथा क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आज आपने अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, अगली बार उन्होंने ऑर्डर किया, फिर आपने खराब प्रोडक्ट दे दिया, तो आप चल बाजार से बाहर। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवी बात क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आप नॉन स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं, कभी आप 250 ग्राम लेके आ रहे हैं, कभी 400 लेके आ रहे हैं, कभी 200 लेके आ रहे हैं, या कभी पीले रंग का पैकेट ले आते हैं, कभी लाल ले आते हैं, वो सब भी गड़बड़ है। एक स्टैंडर्डाइजेशन करना है, हर जगह पे वही होना चाहिए। थोड़ा सा लोकलाइजेशन होगा कि गुजरात में जा रहे हैं तो गुजराती में लिखा होगा, है ना, उसका उनके टेस्ट, फील, कलर, चॉइस, ये सब उस हिसाब से स्टैंडर्ड बना होगा। ऐसे करेंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन एक, बिकॉज आप मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपकी वाइबिलिटी नहीं निकलेगी। तो ये तो रहा पहला सवाल, जब हम कुछ क्या बनाना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। तो हमने क्या बात करी कि आपको किसी का बना बनाया जो प्रोडक्ट बाजार में चलता है उसको पिक करना, या सर्विस जिसमें कोई ना कोई मार्केट लीडर हो। ये देख लीजिए कि 25-26% की कोई कंपनी है जो, यानी मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है, तभी उसको डिसरप्ट करने का फायदा है। जिसमें कोई मार्केट लीडर नहीं है या बहुत बड़ी सेल नहीं है, वो ना करिए, अभी ना करिए, कम से कम बाद में कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि जॉब कब तक करते रहें, जॉब छोड़ देनी चाहिए या करते रहना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जॉब आपको क्या दे रही है, यानी आप क्या अपनी रोजमर्रा जीविका के लिए उस पर डिपेंडेंट है। अगर आपका वो डेली ब्रेड एंड बटर दे रही है, रोज आप उस पर डिपेंडेंट है, फैमिली एक्सपेंसेस उस पर चल रहे हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए, जब तक कि आपके पास एक सस्टेनेबल इनकम ना आ जाए। शुरुआत के अंदर आपकी स्टार्टअप एक्सपेरिमेंटल फेज में होती है, ठीक है, आपके पास कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस नहीं होते हैं। अगर आपके पास कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस आ जाते हैं जो आपको एनुअल पे कर देते हैं, यानी साल का, और आपको लगता है कि मेरी इनकम स्टेबल रहेगी अगले 6 से 8 महीने तक, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं नौकरी छोड़ने का। नौकरी छोड़ के कोई बुराई नहीं है वापस जाने में, बाई चांस स्टार्टअप तो फेल हो सकती है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। अगर नहीं चली तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, किसी और कंपनी में जाना पड़ेगा या उसी में जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। कोई भी एचआर डिपार्टमेंट या सीईओ ये नहीं कह सकता अपने स्टाफ से कि आप स्टार्टअप मत करो, या आपको हक नहीं है कुछ नया करने का या कुछ आगे बढ़ने का, सबको है। और अगर आपके पास ऐसा रीजन है, आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, आज के टाइम में माहौल बहुत अच्छा है, कोई भी इस बात को खराब नहीं मानता। तो बिजनेस की सोच रखना एक अच्छी बात है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के भी काम आएंगे। और आजकल मेरे जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स को लेने में प्रेफरेंस देते हैं। यानी अगर आपने ट्राई किया और फेल हो गए, तो फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, जिसकी समझ, जिसकी पहचान बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स कर पा रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो उन पे अपना दाव लगाने को तैयार हैं। आज की डेट में वो चाहते हैं कि कोई फेल्ड स्टार्टअप फाउंडर्स आ जाए, फ्रेशर के मुकाबले कंपैरिजन में तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है तो ये किताबों में भी मिल जाता है, पर क्या नहीं करना है ये अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और फेलियर तो आएगा ही। अब आपका सवाल था कि कहाँ से शुरू करें, क्या हम बूटस्ट्रैप करें, क्या हम फंडिंग के लिए जाना शुरू करें। देखिए, आपको शुरुआत में सबसे पहले अपना पैसा लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इस समय आप पे कोई विश्वास करेगा नहीं, करेगा तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, है ना। आपको ये आपका टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, और उस समय जब आप कुछ बना रहे हैं तो अपना पैसा लगाइए, लोन लेके लगाइए, चाहे अपने सेविंग्स में से लगाइए। उसके बाद आप फ्रेंड्स, फैमिली, इनके पास जा सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंडली खेलना चाहते हैं आपके साथ, जिनको फूल्स भी कहते हैं, 3F राउंड बोलते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, फूल्स। बट वो एक्चुअली में फूल्स नहीं होते, आपके लिए तो वो एंजल्स ही हैं, आपका वो बहुत भला कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे, थोड़ा सा पैसा उनसे भी ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा पैसा वो नहीं देंगे आपको। उस समय आपने एक प्रोडक्ट को MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट क्या होता है?
एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें स्ट्रिप डाउन है, जैसे आपने साइकिल बना ली जिसमें आपकी शायद लकड़ी की सीट लगी है, जिसमें आपकी घंटी नहीं लगी, जिसमें शायद स्टैंड भी नहीं है, जिसमें चेन कवर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिप डाउन प्रोडक्ट, एक मिनिमम वाइबल, यानी जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करती है साइकिल? अब तो खैर बहुत सारी कर रही है, पर मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करती है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर रूरल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम वो सॉल्व करती है, तो आपकी साइकिल में अगर घंटी नहीं है तो भी चल जाएगा, आपकी साइकिल के अंदर चेन कवर नहीं है तो भी चल जाएगा, स्ट्रिप डाउन प्रोडक्ट। और अगर वो बिकने लगा एमवीपी आपका, तो फिर आप धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स ले आइए। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ अपने इन हाउस मत बनाइए, ठीक है? जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी यूएसपी है, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो इन हाउस करके, बाकी सब कुछ बाहर से ले लो। आपको घंटी की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, चेन कवर की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल में। आपको सिर्फ, अगर आपने एक अच्छी साइकिल बनाई है जो सस्ती है, जो शायद आप चाहते हैं कि मैं 3,000 रुपए के नीचे साइकिल बनाऊंगा कॉमन मैन के लिए, और उसको बहुत मजबूत बनाऊंगा, बहुत ड्यूरेबल बनाऊंगा, और आपने वो बना ली, तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना लीजिए। उसके बाद अगर आपका वो सही चल जाता है, और इफ इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बेस्ड डीप टेक प्रोडक्ट नहीं है जिसमें बहुत पैसा लगना है, तो चलाइए उसको, बाजार में बेचिए। जब बिकने लगे थोड़ा थोड़ा, तब फिर आप इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, वो सही समय है, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक वैल्यूएशन मिलेगी। अब वैल्यूएशन में भी एक ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू इज टू वैल्यूएशन मल्टीपल होता है। आपकी एक एंटरप्राइज वैल्यू होगी, है ना, और एक रेवेन्यू होगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू इज टू रेवेन्यू से आपका वैल्यूएशन मल्टीपल, ज्यादातर इंडस्ट्री ऐसे देखने लग जाती है। वो कैसे देखते हैं कि एक इंडस्ट्री का, जैसे फूड की इंडस्ट्री का अभी हम देखेंगे, तो फूड की इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे आई थी, जिनका 85 करोड़ रेवेन्यू था, उनकी वैल्यूएशन 150 आई, यानी 2x, 2 गुना ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है? वो उनकी वैल्यूएशन आई। अब ये 2 गुना भी हो सकता है, ये 10 गुना भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में आप बैठे हैं, है ना? अगर, और ये सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर इन्वेस्टर की पहली पसंद वो है, आपके पास ऐसी स्टार्टअप जो, या इंडस्ट्री जो इन्वेस्टर की बहुत जबरदस्त पसंद है, ठीक है, तो फिर जरूरी आपका मल्टीपल जो है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि डिमांड बहुत है। और अगर आप ऐसे कॉमन सेगमेंट में हो, फूड में हो, कपड़ों के सेगमेंट में हो, तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बट कुछ टेक्नोलॉजी में ऐसा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं करती, पर डिमांड बहुत ज्यादा है, कोई बड़ी कंपनी ने कुछ संभाल रखा है, डिसरप्शन करा जा सकता है, तो फिर बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कि आपने एंड्रॉयड ओएस का जैसा कोई एक सॉफ्टवेयर बना लिया, बहुत ज्यादा डिमांड है, पूरी दुनिया में यूज आएगा, है ना, ऐसा कुछ बना लिया आपने, विंडोज जैसा कुछ बना लिया, तो उसका आपको मल्टीपल बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर की पहली पसंद हो जाएगा, और इन्वेस्टर आपके पीछे ही भागेंगे इस कंडीशन के अंदर। पर जनरली ऐसा होता नहीं है ना? हम ऐसा कुछ बना रहे होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ता है। तो आपका समय जाया ना हो, वेस्ट ना हो, इसलिए आपको ऐसे समय पे अप्रोच करना है जहां पर आपका थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आने लग जाए। ಹೊಸ ಫೋನ್ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो उसके अंदर अगर आपका रेवेन्यू कम है, तो सिर्फ आप एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करिए, है ना? कम और ज्यादा की डेफिनेशंस ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन आप मान के चलो, अगर आपका 20 लाख रुपए महीने से भी कम इन रेवेन्यू आ रहा है, तो आप एंजल पे ही जाइए। अगर आपका 50 लाख रुपए कम से के ऊपर आ रहा है, तो आप वीसी पे ट्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। उसमें भी हर किसी इंडस्ट्री पे वीसी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, हर किसी सेगमेंट में नहीं करना चाहते, तो थोड़ा लेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप वीसी को अप्रोच करें, पहले आप एंजल फंडिंग जरूर ले लें। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वीसीज ये देखते हैं कि आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लिया है या नेटवर्क से लिया है, तो उसका क्या किया, और उसी के बेसिस पे वो फंडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पब्लिक का पैसा है, उनके पास अपना इंडिविजुअल पैसा नहीं है, तो पब्लिक के पैसे का डिसीजन बहुत सेफली लेना पड़ता है, ठीक है? तो वो सारी चीजें आप देखेंगे, उसके बाद आप एक स्टेज पे पहुंचेंगे जब आप वीसी राउंड के लिए जा सकते हैं। और वीसी राउंड बिना एंजल के बिल्कुल मत करिए। अब आ गई बात, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपको लगे कंपनी स्टेबल हो गई, आपके पास 6 से 8 महीने का बैकअप है, सब्सक्रिप्शन बेस पे इनकम है, तब जॉब छोड़ सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो आप साइड बाय साइड, अगर आपका एम्प्लॉयर
के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कंपनी नहीं बना सकते, तो साइड बाय साइड एक कंपनी बना लें, बिकॉज कंपनी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जितनी जल्दी कंपनी बनाएंगे उतना ही अच्छा है। और प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कभी मत करिए, क्योंकि वो शेयर्स नहीं दे सकती, उसके अंदर आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों में आप फंस जाएंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी है, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बनानी है। मनु जी, आपका कोई फॉलो अप क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन है शशि जी। जैसे मोस्टली जो आपने बताया वो सब एक प्रोडक्ट रिलेटेड स्टफ है, तो हालांकि मैं जिस लाइन में हूँ, मतलब मैं आईटी वाली फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो मेरा कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट इज प्योरली सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास जो मेरा अभी चल रहा है टचवुड, वो ऐसा कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बिजनेस भी नहीं है, बिकॉज मैं तो खाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अपना काम करके देता हूँ, कस्टमर मुझे पे कर देता है। तो ऐसा कुछ कैपिटल इंटेंसिव वर्क भी नहीं है कि भाई मेरे को पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो मेरे को पैसा मिलना शुरू होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पहले से, मतलब मेरा तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे बस मैंने स्टार्ट कर दिया, और अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए तो अभी 50 लाख रुपए साल का रेवेन्यू पे ही हूँ मैं वैसे। तो अभी क्वेश्चन यही है कि भाई अभी अभी पहली चीज की भी कि एंजल इन्वेस्टिंग पे भी अगर जाना है तो वो लोग 50 लाख रुपए रेवेन्यू पे इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं होते, और अगर 50 लाख का रेवेन्यू किसी कंपनी का है जैसे, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है? देखिए, कि सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आप सिर्फ प्योर सर्विसेज में हैं, है ना, हाँ, और कोई प्रोडक्ट, सर्विस का भी प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे ट्रैवल का पैकेज बना दिया तो वो क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, है ना। करेक्ट। ऐसे ही मैंने ऐप डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है, मैंने बोला उबर जैसी ऐप 5 लाख में बनेगी, ये प्रोडक्ट बन गया। व्हेन यू हैव डेफिनेट ऑफरिंग एट अ डेफिनेट प्राइस, जिसमें 2-3 वेरिएंट्स हो सकते हैं, तभी आप स्केल अप भी कर पाओगे, तभी आप मास सेल भी रीच आउट भी कर पाओगे। नहीं तो क्या है, हैंड टू माउथ रहनी पड़ेगा। और ऐसी कोई भी कंपनी को इन्वेस्टर सपोर्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बड़ी नहीं बन पाएगी, है ना। जब ऑन डिमांड सर्विसेज देते हैं तो बहुत मुश्किल है। अब अगर वो टीसीएस है या इन्फोसिस है तो बात अलग है, अब वो टाइम भी चला गया जिनकी मास सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। अभी स्टार्टअप्स में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जब आप देखिए, जब व्हाट्सएप एक्वायर हुआ था, तो उस समय व्हाट्सएप के पास करीब जो मेरे सुनने में आया था, उनके पास 15-16 लोग थे, है ना, और वैल्यूएशन बिलियंस में थी, विच वॉज अराउंड 15-16, मतलब पर पर्सन $15-16 बिलियन की वैल्यूएशन आ रही थी पर एम्प्लॉय कह लो या टीम रिसोर्स कह लो, विच इज ह्यूज। तो अगर किसी काम में बहुत ज्यादा लोग लगते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता। हाँ, अगर किसी काम में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता। हर बार आपको कुछ नया बनाना पड़ता है तो भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता, क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते सर्विसेज का, फिर हम स्केल अप नहीं कर सकते, मास ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये एक प्योर सर्विस है। हमने स्टार्टअप लेंस ने भी डिजिटल मार्केटिंग से प्रोडक्ट बना लिया। हमने क्या करा, हमने बोला साहब 8,000 रुपये महीना दीजिए और डिजिटल मार्केटिंग पूरे महीने भर की ले लो। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, और सब्सक्रिप्शन बेस बन गया, जो कि इन्वेस्टर को चाहिए प्रोडक्ट, वो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बात रही 50 लाख रुपए हो, चाहे 5 करोड़ हो या 50 करोड़, अगर आप सिर्फ प्योरली सर्विसेज में हैं जो कि ऑन डिमांड चलती है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई डेफिनेट ऑफरिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट बंडल नहीं है, तो फिर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी और डिपेंडेंसी अपॉन द फाउंडर बहुत ज्यादा है। स्केलेबिलिटी बहुत कम है और डिपेंडेंसी ऑन द फाउंडर बहुत ज्यादा है। काम ऐसा होना चाहिए जो फाउंडर हो, नहीं हो, घूम रहे हो, सो रहे हो, तब भी काम चलना चाहिए। काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपका फाउंडर्स का या टॉप मैनेजमेंट का डेली बेसिस का एंगेजमेंट हो, है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से प्रोडक्ट बना लिया, 8,000 रुपए में डेफिनेट ऑफरिंग कर दी कि इतने एड्स मिलेंगे और इस तरह से चलेगा, सब कुछ लिख दिया, अपने स्टाफ को बता दिया किस तरह से क्या क्या करना है। अब हमारे पास काम आता है तो मेरे टॉप मैनेजमेंट को एंगेज होने की जरूरत ही नहीं है,
इनवॉइस बनेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, वो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग टीम के पास, वो अपना काम शुरू कर देंगे और ऑटोमेटेडली सब होता रहेगा। जहां पर आप सोचिए कि आप जब भी ऐसा आता है एक सिस्टम जिसमें आप बोलते हो प्राइस डिपेंड्स, वहीं पर आपने सबसे पहली कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी। स्टार्टअप की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बिजनेस वाइज तो सब ठीक है। अगर सिर्फ हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ करना है, यूनिकॉर्न बनना है, तो जहां आपने बोला प्राइस डिपेंड्स, फिर स्केलेबिलिटी गई, क्योंकि वो कोटेशन वाला सिस्टम, फिर वो अप्रूवल वाला सिस्टम, फिर वो कंपैरिजन वाला सिस्टम, बहुत टाइम लगता है। अगर आपने किसी प्राइस डिपेंड वाले मॉडल में काम कर लिया, है ना, आपने बोला साहब इसका कितना लगेगा, तो सामने वाले ने बोला ये तो डिपेंड करता है, आपसे पहले प्रोब करेंगे, 4 दिन वो प्रोब करेंगे, फिर 4 दिन वो अपना एस्टिमेशन करेंगे, फिर 10वें दिन आपके पास आएंगे, फिर 10 दिन आप 50 तरह के 4-5 से तो पूछोगे, कम से कम 4-5 जगह से आप कोटेशन लोगे, फिर उनको एवेलुएट करोगे, 2 महीने गुजर गए। फास्ट सेल नहीं हो सकती, है ना। लेकिन अगर आपने कोई चीज, देखिए 99 रुपए की किताब डिजिटल ई बुक अगर बना के डाल दी, जिसकी वैल्यू है, डिजिटल मार्केटिंग कर दी, 40 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट आई ऑफ एक्विजिशन ऑफ 1 कस्टमर, और 99 की बेची, तो आपके पास शुद्ध पैसा बचता है, क्योंकि कॉस्ट टेक्निकली होस्टिंग की आप 9 रुपए भी मान लो, चलो 49 गए तो 50 रुपीज जेब में आए, 50 रुपए प्रॉफिट आया, शुद्ध मुनाफा, है ना। दिस इज यही चाहिए, हर इन्वेस्टर को इस तरह का मॉडल चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ऑटोमाइजेशन, और उसके अंदर आपके अंदर आपने वो पेमेंट गेटवे लगा दिया, उसके अंदर आपने ऐसा ई कॉमर्स का सिस्टम लगा दिया कि डिलीवरी तक सब ऑटोमेटेड हो रहा है। जहां जितना ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ही तकलीफ बढ़ती जाएगी, उतना ही स्केलेबिलिटी हैम्पर होती जाएगी। लोकल एरिया में बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे, और ऐसी कंपनीज का मार्जिन भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो कस्टमाइज काम कर रही है ना, उनका 70-80%, 200%, 250%, 300% मार्जिन आ जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड काम कर रही है उनका 30%, 40% पर वॉल्यूम आता है। मार्जिन कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। जिन कंपनीज का मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, उनका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, और वो कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है, आप मार्जिन ज्यादा ले रहे हो, आप कस्टमाइज जूता बना रहे हो, 15,000 का मिलता है ना। बाजार में आप स्टैंडर्ड जूता खरीदोगे, 1500 का मिलता है, 10 गुना का फर्क है। कस्टमाइज किसी का आप बिल्कुल पैर का नाप लेके उसके हिसाब से एक एक चीज देख के बना रहे हो, तो प्रॉफिट तो वो देगा, क्योंकि उसके अंदर वर्कमैनशिप का पैसा है। लेकिन कोई चीज अगर स्टैंडर्ड आपने मास प्रोडक्शन करके बेची, चाहे वो सर्विस ही क्यों ना हो, तो फिर आपका वो मार्जिन कम देगा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा देगा। और बड़ी कंपनी बनना है तो आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, है ना। वेल्थ लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ऐसे होता है ना पिरामिड, उसके नीचे वाला जो तबका है, वहां पर सारी वेल्थ बैठी है, सारा पैसा वही है। 1 रुपए का जो गुटखा खोल के, पान मसाला खोल के मुंह में डाल के फेंक देता है ना, वो ये नहीं सोचता कि कंपनी मैन्युफैक्चरर का 70% मार्जिन है कि 80 है कि 90। लेकिन जो आप किसी को 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन बेचते हो, वो एक एक चीज स्कैन करता है, मार्जिन कितना है, पैकेजिंग में कितना लगा, वो सब कुछ देखना चाहता है। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें मासेस को टारगेट करना है, बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, वॉल्यूम्स चाहिए, तो मार्जिन कम और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज, ये करना पड़ेगा। कोई और फॉलोअप क्वेश्चन है आपका? नहीं शिशिर जी, थैंक यू। हाँ जी, अंकित जी, आपका सवाल। अनम्यूट करो सर, पहले अनम्यूट करके। जी हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। शिशिर जी, मैं एक स्टार्टअप को फाउंडर हूँ। हमारे स्टार्टअप का नाम है ऑर्डर कोरो। सो बेसिकली ऑर्डर कोरो एक एप्लीकेशन है, और साथ में हम लोग ने अपने कैफेज भी चालू किया। ये एक फूड टेक, फूड डिलीवरी स्टार्टअप कह सकते हैं आप इसको। तो ऑर्डर कोरो वर्क कैसे करता है कि ये बेसिकली ऐसी जगहों पर काम करेगा जहां पर फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट बिजनेस पार्क्स हैं या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसी जगहों पर ही ये ऐप को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की सोचे हुए हैं। और इनिशियल लेवल पे हम लोग ने जो हमारा पायलट लोकेशन है जहाँ पे हमारी खुद की ऑफिस थी, सो वहाँ पे हमने ये ऐप लॉन्च किया हुआ है, प्लस हमारा कैफे भी। और इसको प्राइवेट लिमिटेड भी रजिस्टर किया हुआ है, कैफे कोरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, और एप्लीकेशन का नाम ऑर्डर कोरो है। और जो कोरो शब्द है वो हमने कोरोना से चुराया हुआ है, बिकॉज हमको ये कोरोना के टाइम पे आइडिया आया हुआ था, बट उस समय वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता बिकॉज कोविड आ गया था। तो हम लोग कॉर्पोरेट में फूड डिलीवरी नहीं कर सकते थे। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप एक एम्प्लॉय हैं या फिर कोई भी लेवल पे काम करें, आपके आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है खाना पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। 15 से 20 मिनट होता है, 30 मिनट होता है, बहुत ज्यादा हुआ। तो जहाँ पे हमारी लोकेशन थी हमारे ऑफिस की, वहां पे हमारे खुद के एम्प्लॉयज को ये प्रॉब्लम आती थी। और एक और प्रॉब्लम था कि अगर कोई
गेस्ट आ गया, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आ गया, हम लोग खुद भी एक आईटी कंपनी है, तो हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स आते रहते थे। तो अगर क्लाइंट आ गया, तो चाय वाले को अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं कि तुम चाय लेके आ जाओ, तो वो आधे घंटे, 1 घंटे बाद चाय लेके आता था। समोसा वगैरह लाना, वो भी उसके लिए भी टाइम लगता था। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि जिसमें हमको 10-15 मिनट में चाय, कॉफ़ी, नाश्ता या फिर खाना वगैरह भी करना है तो मिल जाए फटाक से, बिना लाइन में खड़े हुए, बिना किसी को कॉल किए। तो हमने क्या किया, हमने एक एप्लीकेशन बनाया और बोला कि चलो चाय वाले को दे देते हैं, बिकॉज़ चाय वाला हमेशा परेशान रहता है, वो हमसे काफ़ी क्लोज़ रिलेटेड था। तो हमने बोला कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर बिज़नेस पार्क में। तो हमने चाय वाले को अप्रोच किया, बोला कि देख तेरे लिए ऐसा-ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तेरे पास डिलीवरी ऐप होगा, हम अब तू अपना जितने लोगों को चाय देता है उनको तू यूज़र ऐप दे दे। ठीक है? और फिर उनको बोल दे कि आप उससे ऑर्डर करो और आपका नॉर्मल एक बिलिंग सिस्टम हो जाएगा, सब कुछ स्टैंडर्डाइज़ हो जाएगा, कितना चाय पिलाया एकदम प्रॉपर रहेगा, आपको महीने का पता चलता है कि भाई आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो। और अगर ऑफ़िस वाइज़ है तो ऑफ़िस का क्या मंथली बिलिंग होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी में जो भी लोग बैठे होंगे काम करने के लिए, उनको बेसिकली चाय मुफ़्त होती है, दिन में 2 बार। तो वो भी सिस्टम था वहाँ वहाँ पे होता है। तो हमने बोला कि वो भी तेरा सिस्टम हो जाएगा, बिलिंग हो जाएगा, जितना तू रेट लगाता है कर ले। तो बाद में चाय वाला पहले हाँ, हाँ किया, बट जब आपने मालिक के पास गया तो उसके मालिक ने मना कर दिया करने से। उसने बोला कि भैया हम लोग का थोड़ा सेटिंग रहता है अंदर और हम लोग थोड़ा पिलाते हैं और ज़्यादा लगा देते हैं ना अपने पर्ची में। तो हमारा मतलब हमको ज़्यादा फिर पैसा मिलता है। तो हम लोग इस मॉडल में नहीं आना चाहेंगे आपके साथ में। तो हमने बोला ठीक है, हम खुद ही शुरू कर देंगे। तो हमने 1 मार्च को अपनी शुरुआत की खुद, मतलब मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ और जो बंदा मेरा दोस्त है, मेरा स्कूल फ्रेंड था, उसका ये आईटी कंपनी है। तो हमने साथ में मिलके ये कॉन्सेप्ट शुरू किया और फिर हमने 1 मार्च से चाय की शुरुआत की। उस 1 मार्च से पहले मैंने ऑफ़िस में जाके कई सारे ऑफ़िस में बात किया, लोगों को ऑनबोर्ड किया, उनको बताया कि ऐसा-ऐसा कॉन्सेप्ट है और आपको 5 से 10 मिनट के अंदर चाय मिल जाएगी। आप बस ऑर्डर प्लेस करो, कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन डिमांड। तो वो लोग खुश हो गए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सुन के और मैंने 3-4 ऑफिसर रखा और हमने ऑफिस में ही चाय बनानी शुरू की और इसी तरीके से इसकी शुरुआत की। देखने के लिए कि यूज़र का बिहेवियर क्या है। तो हमें यूज़र ने फिर बताना शुरू किया, जब मैं खुद जाता था डिलीवरी करने, इनिशियल लेवल पे मैंने 2 महीने खुद डिलीवरी की है। तो जब हम चाय से शुरुआत किया हमने, तो हमको पता चला कि लोगों को नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, अलग-अलग तरह के वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स चाहिए और उस समय हमारे पास कोई भी कैफेटेरिया या फिर कोई ऐसा किचन नहीं अवेलेबल था। हम लोग ढूँढ रहे थे कि कहाँ मिल जाए और हमें नहीं मिल रहा था। तो मैं खुद डिलीवरी करता था। फिर हमने क्या किया, जब उनकी डिमांड समझी, तो हमने कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स घर से बना के लाके ऑफ़िस में रख दिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इडली, पोहा, ये सब चीज़ें बनी-बनाई रहती हैं, आप किसी को दे सकते हैं। जल्दी से हो जाएगी। तो वो भी हमने रखा और हमारा यूएसपी था कि हम लोग 10 से 15 मिनट में डिलीवरी करते हैं। बिकॉज़ हम लोग बहुत ही क्लोज़ लोकेशन में हैं। तो अगर आपका ऑर्डर जैसे ही हमारे डैशबोर्ड पे दिखता है, हम तुरंत पैक करेंगे, लेके दे देंगे आपको 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग ने हमको जब पता चला कि यूज़र को क्या-क्या चाहिए, तो हम लोग ने ना एक टेस्ट रन किया अपने एप्लीकेशन के अंदर। धीरे-धीरे वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चलता है, एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस, दूसरे ऑफ़िस से तीसरा ऑफ़िस, कि हाँ, ऑर्डर करो नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसको आप लोग इस्तेमाल करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर बिज़नेस मॉल में। तो जहाँ हमारा लोकेशन है, उसका नाम है ईस्टर्न बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं पे हमने शुरुआत की है और उसके बाद हुआ ऐसा कि हमने फ्रैंकी, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड सारी चीज़ें डाल दी। देखने लगे कि लोग क्या ऑर्डर करते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमको 2 से 3 चीज़ें ऐसी पता चली जो यूज़र सबसे ज़्यादा ऑर्डर करता है और उस समय हमारे पास कोई किचन नहीं था और वो 2 महीने के अंदर हमने यूज़र का बिहेवियर जाना और वो बिहेवियर जानने के बाद हमने थोड़ा पैसे अपनी जेब से लगा के एक कैफेटेरिया उसी पर्टिकुलर बिज़नेस मॉल के बगल में ही ले लिया और वहाँ पे उसी पर्टिकुलर चीज़ बनाने वाले कारीगर भी रख लिए। तो जैसे हमको सबसे ज़्यादा हेवी डिमांड वहाँ का पता चला कि वहाँ पे लोगों को सैंडविच चाहिए, मुंबई में फ्रैंकी नाम की चीज़ें बहुत फ़ेमस है, वो चाहिए, लोगों को समोसा चाहिए, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लोग और भी ऐसे 4-5 चीज़ें थी जो हम लोग को पता चला कि ब्रेकफ़ास्ट में ये खा रहे हैं, नाश्ते में ये खा रहे हैं, लंच में उनको इस तरीके की चीज़ चाहिए। तो हमने वो सारी चीज़ें ही अपने यहाँ पे रख दी। तो हमारा प्रोडक्ट हिट हो गया उसकी वजह से और यूज़र को पता चल गया और उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही हमारा कैफेटेरिया हो गया, मैं जाके ऑनबोर्डिंग करना बंद कर दिया बिकॉज़ 2 तरीके से हम लोग को अर्निंग होने लगी। एक अर्निंग ऐसे हुआ कि वर्ड ऑफ माउथ से लोग ऐप डाउनलोड करें, दूसरा ऐसा हुआ कि भाई बंदा जा रहा है, छूट रहा है अपने ऑफिस से या फिर नीचे आ गया, उसको पता चला एक कैफ़े है यहाँ पे, वो वहाँ से खाना खा रहा है और मैं कैफ़े पे खड़ा हूँ, मैंने वहाँ पे उनको अपना ऐप पिच कर दिया। तो दोबारा वो कैफ़े पे नहीं आता फिर वो अपने ऑफिस से ऑर्डर करता है। तो हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि बिज़नेस पार्क, उसके बगल में उसी के विसिनिटी में एक कैफेटेरिया या किचन होगा, ठीक है? और वहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ होंगे और जो भी ऑर्डर्स आते हैं डैशबोर्ड पे, मतलब यूज़र के पास हमारा एप्लीकेशन है, जो भी वो ऐप से ऑर्डर प्लेस कर रहा है, हमें डैशबोर्ड पे दिखेगा, हम वहाँ पे ऑर्डर देंगे, वो किचन में बनेगा और उनको डिलीवर हो जाएगा। और आपका भी एक एग्ज़ाम्पल था कि आपने बोला कि सारी चीज़ें नहीं बनानी है।
कुछ इन हाउस रहनी चाहिए जिसमें आपको एक्सपर्टीज है, बाकी सारी आउटसोर्स कर देनी चाहिए। तो हम बिरयानी नहीं बनाते, हम दाल राइस नहीं बनाते, लेकिन हमने क्या किया, फिर हमने उसके लिए वेंडर पकड़ लिए। हम इडली नहीं बनाते, हमने वेंडर पकड़ लिया, वेंडर को बोला कि भाई आप हमारे लिए बना के दो, यहाँ पे बहुत हैवी डिमांड है। तो हम उनसे हमने रेट का बात कर लिया, उन्होंने हमको एक पर्टिकुलर रेट पे थे जिसका हम अपना मार्जिन लगा के उनको बेच देते हैं। तो ये एक मॉडल हमने बिजनेस पार्क के लिए ट्राई किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल शिशिर गुप्ता आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो चाहेंगे कि वो ऑर्डर करो से बहुत लजीज सैंडविच खाना चाहेंगे, लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर सकते। ये ऐसा मॉडल रखा हुआ है कि ये एक छोटी छोटी लोकेशंस पे ही अवेलेबल होगा। जैसे एक बिजनेस पार्क मुंबई में 10 बिजनेस पार्क है, तो हमने 10 के 10 में अलग अलग ऑर्डर करो होगा। तो फॉर एग्जांपल आप एक लोकेशन पे आते हो, देन यू हैव टू चेंज योर लोकेशन। यहाँ पे गूगल मैप वगैरह की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ऐप के अंदर। ऐप ऐसा है कि जैसे अब यहाँ पे जो हमारा बिजनेस पार्क है उसमें 5-6 विंग है, ABCDEF। तो हमने क्या किया, वो सारे विंग्स को मतलब एक लोकेशन डाली। फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी का लोकेशन हो गया, उसके बाद एरिया लोकेशन में भांडुप आ गया, भांडुप एक प्लेस है मुंबई में, और उसके बाद आता है बिजनेस पार्क का लोकेशन। तो बिजनेस पार्क के लोकेशन में हमने डाल दिया ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में। तो लोग क्या करते हैं, मुंबई भांडुप। अच्छा, मैं समझ गया। अब आपका सवाल क्या, आप सवाल पे आ जाइए। बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आपने जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है ना। एक और करना प्रॉब्लम इसमें सॉल्व, एक वो जो वो गंदी वाली कैटल लाते हैं ना, वो केतली हाँ 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 है हाँ, ना, वो और जो वो थैली के अंदर डाल के चाय ले आते नहीं हैं, देते हम। हमारा ऐसा ही हो गया कि सब 5 मिनट में आपके डेस्क पे चाय, है ना, डेस्क पे खाना। वो गरम वाली आप कैटल लो, अच्छी वाली, हाँ, है वो ना। सब हो चुका है सर, वो सिस्टम हो चुका है 6 महीने में। ये इनिशियल मैंने आपको बताया और था। जो प्लास्टिक आज के कप हैं उनको बिल्कुल नहीं, टोटली, है ना, हाँ वाइप आउट करो। ये सब प्रॉब्लम्स चाय में है। और बिल्कुल सही बात है। देखिए होता क्या है, अगर आप चाय उससे चाय मंगाओगे तो 100 रुपए से ज्यादा की चाय है, 100-125 रुपए की, है ना। और हर कोई एसएमई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको तो वो जब 5 रुपए 10 रुपए में चाय चाहिए, है ना, कोई आता है तो नेचुरली वो उसको वो सिस्टम चाहिए। अब आप इसमें एक आध वेरिएंट्स और निकाल देना। आजकल वीगन और इन सब पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आप देसी गाय की दूध की चाय निकालेंगे, 20 रुपए की बेचेंगे तो बिक जाएगी, है ना। आशीष जी, मेरा मैं सवाल सॉरी टू बताइए। इंटरप्ट। हाँ, मेरा यहाँ पे ऐसा था कि ये जो मैंने आपको बताया, हमने शुरुआत चाय से की थी, बट आज की डेट में हम खाने में सारी चीजें कर रहे हैं। तो जो हमारी लोकेशन, वहाँ पे स्विगी जोमेटो से कोई ऑर्डर नहीं करता है। वहां पे ऐसा होगा कि लोग खाने आए तो हाँ भाई कोरो से ऑर्डर कर दो। हमारा टैगलाइन नहीं है कोरो से ऑर्डर करो ना, ऐसा। तो अब सिस्टम ये हो गया है कि हमको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। मतलब अप्रैल मंथ में हमने अपना कैफेटेरिया डाला, उसके बाद से हमारा रेवेन्यू 8 गुना बढ़ गया कैफेटेरिया डालते, बिकॉज कस्टमर ऑनबोर्डिंग एकदम इजी हो गया। बिना मार्केटिंग के कस्टमर ऑनबोर्ड हो रहा है। वो एक बार ऐप डाउनलोड कर लिया, उसका दोबारा कुछ करना नहीं है। हमारे डिलीवरी बॉय को लोकेशन का चिंता नहीं करना है, डिलीवरी बॉय का कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज है। सर तो हम एक सवाल पे सिंगल आ जाओ, सवाल बताओ। सवाल ये सर, हम ना फंडिंग के लिए जाना चाहते हैं। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके की फंडिंग ले। अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस, मैंने जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे को पता चल रहा है कि लाइक क्राउड फंडिंग का एक ऑप्शन है, एंजल इन्वेस्टिंग है। नहीं, क्राउड फंडिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्राउड फंडिंग सिर्फ चैरिटी के लिए हो सकती है हिंदुस्तान में। क्राउड फंडिंग बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते इक्विटी बेस्ड, टोटली बैन है, जेल वो चले जाओ। टाइक वगैरह जो बिल्कुल, मैं प्लेटफॉर्म है। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन टोटली जेल चले जाने वाले काम है। आप चेक कर लेना लीगली, ठीक है। अच्छा, क्राउड फंडिंग अभी आरबीआई अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अभी जो दूसरी कंपनीज दे रही हैं वो आपको एज ए, उस पे वो जीएसटी भी चार्ज करती हैं। हाँ, सी सॉफ्ट दे रहे हैं टोटली इंस्ट्रूमेंट। टोटली गलत तरीका है। आप रेवेन्यू दिखा के इक्विटी फंडिंग नहीं कर सकते। कानून देखा आपने कल, वो 2-3 दिन पहले 2 टावर ध्वस्त कर दिए नोएडा में, कर दिए ना। तो कानून का जब शिकंजा पड़ता है ना तो बहुत जबरदस्त पड़ता है। और कई कंपनी जेल चली गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मैं तो बहुत पुराना हो गया इस इंडस्ट्री में, तो सेबी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कभी भी ये सब नहीं करना। मैंने तो अभी देखा है कई लड़के अपना वो क्राउड फंडिंग कैंपेन बना के खुद का ही फंडिंग रेज कर रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है प्राइवेट प्लेसमेंट। सबसे पहली बात तो प्राइवेट होना चाहिए। आपका इन्वेस्टर जो है वो आपके साथ जुड़ा होना चाहिए। तो आप अगर एंजल नेटवर्क के थ्रू जाते हो तो उसके सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि प्राइवेटली मेरी जान पहचान है तभी वो मेरा इन्वेस्टर है ना। जनता से कोई पकड़ के ले आऊंगा, वो उसको इन्वेस्टर नहीं बना सकता। कल को गलत आदमी आ गया, कोई क्रिमिनल आ गया आपकी स्टार्टअप में, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा भी हो चुका है,
कोई पॉलिटिकल गलत पैसा आ गया, आप लोगों को तो नहीं पता होगा ना, तो ये हम्म, बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। इसीलिए सरकार ने कानून बनाया है कि प्राइवेट ही प्लेसमेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जनरली हम बिना मिले बिना बात करे समझे किसी को फंड नहीं करते हैं। मैं दिल्ली नहीं रहता, मैं गोवा में रहता हूँ, और स्टार्टअप फंड करने से पहले अगर हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो मैं गोवा बुलाता हूँ उनको, फंडिंग Okay. होने से पहले बुलाता हूँ, फंडिंग होने के बाद बुलाता हूँ। जब तक मैं उनको समझ नहीं लेता, जब तक मुझे ये नहीं लगता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, दो चीजें मुझे बहुत जरूरी देखनी है। मुझे एक तो धंधा देखना है, दूसरा बंदा देखना है, हाउ इज द पर्सन। अगर वो ड्राइव करने का दमखम नहीं रखता है, कई लोग एटीट्यूड बहुत खराब रखते हैं, कई घमंड रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, तो उनको फंडिंग देना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर वो किसी की बात मानेंगे नहीं। ठीक है, हाँ। बात को समझना मानना बहुत जरूरी है। दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स, वैसे तो बहुत तरह के होंगे, पर मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, है ना। एक होता है जो सब कुछ समझ के जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा होता है कि सिर्फ विशेष को इम्प्लीमेंट करता है। वो ऐसी चाबी लेके घूम रहा है जिसका ताला नहीं बना, है ना। तो ऐसे ही वो सबको अपनी बात समझाता है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, वो सॉल्यूशन भी वही क्रिएट करता है, समझ रहा। तो ऐसे दूसरे वाली कैटेगरी जो है वो बहुत खराब है। अब आ जाए आपकी फंडिंग पे, तो क्राउड बिल्कुल काट दीजिए। क्राउड फंडिंग Okay. आपके लिए, स्टार्टअप के लिए सॉल्यूशन ना था, ना है, ना होगा हिंदुस्तान में। हाँ। बाहर हो सकता है, जो जहां पर स्कैम्स कम होते हैं। अगर क्राउड फंडिंग खोल दिया तो कितने ही स्कैम आ जाएंगे, कुछ पता नहीं ये है। बात भी सही है। हाँ। तो इसलिए आरबीआई से भी ये सारी संस्थाएं जो हैं ये बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही हैं कि कोई क्राउड फंडिंग ना आए। और अभी पीछे आपको हाँ। पता है इतना बड़ा क्राउड फंडिंग स्कैम हुआ, कोई लड़की को फॉरेन भेजने के लिए, वो पता चला वो मॉडल निकली, है ना, उसको बड़े बड़े कैंपेन्स कर रहे थे, वो मॉडल निकली, फेस मॉडल थी। तो एनीवेज जो भी है, हम उन सब चीजों में नहीं जाएंगे, बट क्राउड फंडिंग इज नॉट द वे। आपके लिए Okay. सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप एंजल फंडिंग में जाइए, है ना। 200 इन्वेस्टर्स यानी 200 शेयर होल्डर्स अलाउ करता है कानून, सेक्शन 42, Exactly. है ना। Yes. Yes. 42 लगता है आपका कंपनीज एक्ट का, उसके हिसाब से आप प्राइवेट प्लेसमेंट करिए। और इन्वेस्टर्स आपका ये इंश्योर करिए कि जान पहचान का हो, या फिर आप किसी एंजल नेटवर्क के थ्रू जाएं जिनका जान पहचान का हो। ठीक है। और Okay. उस आपके में मुझे एक अभी समस्या दिख रही है, वो है स्केलेबिलिटी चैलेंज, जो कि बाद में बहुत तकलीफ दे सकती है, और फंडिंग में भी आपके बाधा बन सकती है। क्योंकि जहां पर आप काम कर रहे हो वो अभी है एक निश लोकेशन, है ना। ऐसी लोकेशंस आपको शायद बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी। हर जगह आपको जो डिसरप्ट करना है वो छोटे टिकट साइज को भी करना है। आप जो डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हो विच इज अ स्मॉल टिकट साइज, आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने जो डिसरप्शन किया वो मास डिसरप्शन किया, जैसे स्विगी जोमेटो इन सब। पर आपका जो कंपटीशन है वो दुकान है जो मॉल में खुली हुई है, या मॉल में दुकान ही नहीं है, वो कंपटीशन है ना। तो उसको, अगर वो दुकान खुल जाती है तो आपके साथ वो compete करेगा। आपका जो टिकट साइज है और जो मार्जिन ऑपरेटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको फिजिकल ऑपरेशंस करने हैं, है ना। मॉल का एक रेंटल बहुत ज्यादा है। अब आप मॉल, तो चाय वाला तो मॉल के बाहर भी बैठा है, भी तो सर्वाइव कर रहा है ना। और मॉल के अंदर से आप एक्सटर्नल डिलीवरी भी नहीं कर पाओगे। आपने देखा है कोई जो मॉल के अंदर के रेस्टोरेंट्स हैं वो स्विगी जोमेटो बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि मॉल के अपने चैलेंजेस हैं। लड़कों को आने नहीं देंगे, उनकी चेकिंग होगी, फिर वो बाहर निकलेंगे, उनका एक प्रोसेस है, बाइक खड़ी करने का जगह है, ये सब करने में 10-15 मिनट खर्च हो जाते हैं, और वो वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर मॉल का रेंटल ज्यादा है, मॉल ही अलाउ नहीं करेगा, भीड़ भड़क्का कर रखा है आपने फालतू का, ये सारे प्रॉब्लम। तो आपको डिपेंडेंसी जो आप बिजनेस सेंटर है उस पे है आपकी, है ना। और आप फिजिकली अभी के लिए, यस सर, इसके अंदर यस यस एग्जैक्टली सर, इसमें दो तीन, सुनो आप, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। समस्या तो बता दी, सॉल्यूशन ये है कि आपको हर वो दुकान जो बिजनेस सेंटर में खुली है उसको अपना फ्रेंचाइजी बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करके। अभी तो देखिए आपने अपना खोल लिया, पर आप पूरे हिंदुस्तान में तो अपना नहीं खोल पाएंगे ना डायरेक्टली। एग्जैक्टली। हाँ। तो आज जहां आप बैठे हो वहां तो आपने खुद डिलीवरी करके दिल जीत लिया लोगों का, है ना। दिल जीत लिया इन द सेंस कि समझ लिया, उनकी प्रॉब्लम को समझ लिया। जब हम किसी को चाय लेके भी दे रहे हैं या खाना लेके डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी आंखों में हमें ये नजर आ जाता है कि उसको चाहिए क्या था, एग्जैक्टली, है ना। अगर लेट हो गया तो भी हम उसकी आंख पढ़ लेंगे, अगर स्वाद अच्छा नहीं मिला था पिछली बार तो भी हम वो समझ लेंगे। तो आपका डिलीवरी बॉय तो नहीं समझ पाएगा,
हाँ तो ये जो मॉडल आपने अपनी जगह अपनी लोकेशन बेस पे कर लिया, वो शायद वहां ना हो पाए इस तरह से। यू नीड टू हाँ ऑप्टिमाइज, आपको सब ऑप्टिमाइज एग्जैक्टली करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एक एक वाइबिलिटी, एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी कि एक किसी को फ्रेंचाइजी बनाता हूं तो उसको पैसे कितने बचेंगे। एग्जैक्टली ये हमने सोचा हुआ था सर। आपको स्टडी करनी पड़ेगी उस कंपनी हम्म में, उस ऑफिस के अंदर, मतलब उस कॉम्प्लेक्स में कितने ऑफिसेज हैं, उसमें हम्म कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी इनकम क्या है, हम्म ये सब की स्टडी करनी पड़ेगी। डेटा के बिना आज की डेट में डिसीजन लेना बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली आपको अपने भी लोगों का जो कंज्यूमर है उसका डिसीजन डेटा देखना है कि साहब हम्म 20,000 रुपए से लेके 40,000 की तनख्वाह वाले किस किस चीज को ऑर्डर करते हैं, 40 हम्म से 60,000 की तनख्वाह वाले किस किस चीज को ऑर्डर करते हैं, किस टाइम पे ऑर्डर करते हैं, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं, जब हाँ बॉस पार्टी देता है तब क्या ऑर्डर करते हैं, जब वो खुद खरीदते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं, दोनों में फर्क होगा ना। जैसे एग्जैक्टली मैंने भी देखा कि जब हम, अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुछ एक लोग होते हैं ना, तो एक दो लोग हमारे स्टाफ में थे, जब हम उनको ऑफर करते थे कि खाना बाहर से मंगा लो, तो वो हाँ सबसे पूरी लिस्ट में ना सबसे महंगा वाला ढूंढते थे। हाँ होता है ये सर, मंगा हमने खुद ऑब्जर्व सर किया मंगा है रहे हैं जब भी। तो सबसे महंगा हाँ वाला ही ले लेंगे, जब भी कंपनी का है ना। ओनर मंगाता तो बड़ा बड़ा ऑर्डर आता है हमें, मतलब हाँ 2-2 हजार 3-3 हजार के ऑर्डर आते हैं। तो ये सारे आपको डेटा पॉइंट्स जो हैं वो देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना, और एक्सपेक्टेशन जो प्रोजेक्शन है रेवेन्यू की, वो आप जब किसी को लेके जाओगे, बिकॉज आप ना किसी को माल नहीं बेच रहे आज की डेट में। एग्जैक्टली आज की डेट में सिर्फ प्रोमिसेस बेचे जा रहे हैं, वादे, हम्म है ना। और पैसा करेंसी नहीं बचा है, करेंसी बचा है रेपुटेशन। जिसकी जितनी ज्यादा, वो इतना ही ज्यादा पैसे में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी रेपुटेशन खराब, वो उसको उतनी कम इनकम आएगी, है ना एक दिन फेल होना पड़ेगा। आप ज्यादा टाइम तक आंखों में धूल नहीं झोंक सकते ग्राहक की। एग्जैक्टली एक बार आपने प्रोडक्ट खराब बनाया, आप सोचो मैं अब दूसरी जगह चला जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं नहीं है, सब पता लग जा रहा है आजकल, है ना। तो अल्टीमेटली जीत वो रहा है जिसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, जिसका दाम भी सस्ता है ना, और जिसकी कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा जगह है। क्योंकि आप बॉम्बे में बैठे हो, दिल्ली से कितने सारे लोग आते होंगे जो बॉम्बे मिलने आते हैं अपने लोगों से, है ना। वो उनको आपके बारे में पता लग गया, तो वो वापस जाएंगे तो वो आपको ढूंढेंगे। अगर आप नहीं, एग्जैक्टली है ना, अगर आप नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक एक पर्ची थमा सकते हो, ब्रोशर दे सकते हो, कुछ दे सकते हो कि साहब वहां पर अपनी दुकान वाले को दे देना, और आपको भी मैं कुछ कट दे दूंगा, वन टाइम हैंडशेक फीस, समझ रहे हो आप? जो आपके यहाँ से चाय पी के कुछ लेके चला गया हाँ दिल्ली वापस। सर ऐसा हमारे साथ हुआ था, आपने जो बताया ना सेम सिनेरियो हुआ था। लाइक एक बंदा यहाँ पे आया था, खाना वगैरह खा के गया और उसको लगा कि ये इसको ऐसा हमने डिजाइन किया, उनको लगता है कि इसका कोई फ्रेंचाइजी होगा जरूर, क्योंकि हम लोग वही मॉडल में जाना चाहते हैं। तो वो बंदे ने, हमने किसी ने बोल दिया हाँ हमारा ऐप, एक बंदा काउंटर पे खड़ा था, उसने बोल दिया हमारा ऐप है डाउनलोड कर लो। उसको नहीं मानता, वो बंदा दिल्ली का, वो गया उधर पे, उसने डाउनलोड किया और उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मुंबई के एक भांडुप पे लोकेशन में है खाली अभी अवेलेबल, और कहीं गया नहीं है। तो उसने स्टार रेटिंग भी खराब कर दी हमारी। आप इस प्लेस करने अपॉर्चुनिटी को एनकैश करो, उस हाँ अपॉर्चुनिटी को यू वेस्ट मत होने दो। आप अगर वो जा रहा है तो आप उसको बोलो मैं आपको हैंडशेक की फीस दूंगा। आप कोई 10,000 15,000 20,000 कुछ सोच के रखो उसके लिए, उसको बोलो, या फिर उसका एक कट कमीशन सोच के रखो कि साहब आपने अगर मेरी दुकान खुलवाई फ्रेंचाइजी से, तो जिंदगी भर उसका कुछ 1% 2% में आपको दूंगा। आप देखोगे आपका काम वायरली एकदम बढ़ने लग जाएगा। आपको फिजिकल लोकेशन वाइज बहुत स्केल अप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्वेस्टर्स आपके साथ इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं? आपका बिजनेस शुड बी अ प्लेटफॉर्म विच इज स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जो कि एक स्टार्टअप है। थोड़ा नाम भी बदलना पड़ेगा, आज अभी कोरोना का फेम है तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप कुछ अट्रैक्टिव नाम पे जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑर्डर कोरो मतलब थोड़ा बंगाली टच कोरो लग, CORO इज मैं समझ गया, लाइक कोरो, और लेकिन कोरो ही ब्रांड नेम रखा था इसको, कोरो। जब अगर सिर्फ कोरो भी कर रहे हैं, CORO कर रहे हैं, तो भी शायद ठीक लग रहा है, छोटा नाम हाँ है, जुबान पे भी चढ़ जाएगा, याद भी हाँ रखना बहुत कोरो जरूरी कोरो, है। वो और हर कोरो भाषा भी के ब्रांड अंदर, नेम है। हर भाषा के अंदर वो सेट भी वर्क होना एज अ कॉल टू एक्शन सेट हो जाता है एक तरह से, है ना। तो वो सब लेके अगर आप करेंगे और 10-12 आउटलेट पे जब आप पहुंच जाएंगे, आप हमारे पास ही आइए। हमने अभी बगर सिंह की 30 करोड़ फंडिंग करी, देखा ना मैंने सर, यस यस यस। फ्रेश की करी, बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स। इसी तरह का हम फूड में एक इकोसिस्टम भी बना पाए हैं, वेरन जहाँ पर इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका साथ, उनके नेटवर्क से जो नॉलेज है वो सब भी हमारे साथ है।
क्योंकि जब एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ तो वो नॉलेज आ जाती है। तो ओके ऐसे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको स्केल करना, हमें पता है कि कैसे स्केल करा जा सकता है आज की डेट ओके में। इंडस्ट्री के जो सारे इनसाइट्स हैं, कस्टमर का जो डेटा है, वो सारे डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस किया हुआ है, जो कि हम बाहर किसी से नहीं शेयर कर सकते, लेकिन जो स्टार्टअप हमारे से, और एक ही सेगमेंट में दो स्टार्टअप एग्जैक्टली सेम नहीं लेते। जैसे हमने अब एक कर दिया तो दूसरा, अब कोई सैंडविच वाली है तो ले लेंगे, बर्गर वाली शायद एक ही सेगमेंट में लेना हमारे लिए टफ होगा अगर कुछ फर्क नहीं है तो क्योंकि उससे क्या है, दिक्कत आती है इंटरनली, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, तो वो नहीं करते। आपका सेगमेंट में हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, और आप प्रॉब्लम बहुत सही सॉल्व कर रहे हो, है ना। और इस प्रॉब्लम में मैं चाहूंगा कि एक ना मेल जोल हो, एक समन्वय हो, एक वो जो चाय वाला है उसको भी थोड़ा सा आप स्टैंडर्डाइज कर पाओ, उसको भी वही करना चाहते हैं, इनकम जनरेट हो। मैंने आपको जैसे बताया, आप उसको बोलो कि साहब कैटली जो कैटल है वो हमसे खरीद, या हम देंगे तेरे को, इतना चार्ज करेंगे, है ना। आपने उसको बोला कि साहब ये कप ये वाले यूज कर, है ना। आप मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन, और मिट्टी वाला कुल्हड़ तो औसम है, औसम, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब वो मास प्रोड्यूस होके आने लग गए जो असली मिट्टी के नहीं है ना। उनके अंदर वो बाइंडर डाल रहे हैं जो और ज्यादा खतरनाक है हमारी जान के लिए, क्योंकि वो बाइंडर को क्या करते हैं, मिट्टी में फेविकॉल जैसा बाइंडर डालते हैं, जहर वाले केमिकल्स हैं, और उसमें जब चाय जाएगी पास होके तो कितना खतरनाक है। तो उसकी एक पहचान है, जो आपको ज्यादा ही चमकता है वो। नहीं, चमकने वाला छोड़ो आप, कभी भी ना उसकी जो शेप है कप की, ग्लास की, वो बिल्कुल सामान नहीं होगी, वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। अगर हाथ से बनाए तो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ होगा। तो वो एक प्रैक्टिस है जिसके लिए मैं खुद जितना मतलब मैं उसको प्रमोट करूंगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये केमिकल वाली जो मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं तो टोटल बैन हो जाने चाहिए तुरंत, क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक है। लोग ये सोचते हैं कि मैं मिट्टी के बर्तन में चाय पी रहा हूँ, फायदा होगा, उल्टा हो रहा है। ठीक है, गुड़ वाली चाय आ गई है, आयुर्वेद ने साफ मना करा है बिल्कुल टोटली कि दूध के साथ गुड़ नहीं चलेगा। तो ये सब बातों का लोग ध्यान, आपके महाराष्ट्र में तो बहुत चल रही है गुड़ाची चाह ऐसा बोलते हैं, है ना। तो मैं गोवा में रहता हूँ तो मैं महाराष्ट्र ट्रैवल हमने करते ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने ये सब चाय में इस तरीके का नहीं रखा। बेसिकली सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 3 मॉडल सोचा हुआ है टीम के साथ डिस्कस करके। एक होता है कि जैसे आपने बोला फ्रेंचाइजी किसी और को देने के लिए, वो एक मॉडल हो गया। और ऐसी जगहों पर जहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम अपने एप्लीकेशन से हेल्प कर दें इन देखिए, आप एसोसिएशन ध्यान रखना, आप नया फ्रेंचाइजी बिल्कुल मत खोलना, जो एग्जिस्टिंग है उसी को कन्वर्ट करना। ध्यान रखना इस बात का, उतना पैसा ही नहीं है हमारे पास। वो फेल हो जाएगा। नया वाले को आपने किसी को पढ़े लिखो को बिठा दिया ना वहां पर कि तो दुकान खोल ले, वो नहीं चल पाएगा। डायनामिक्स वही काम करेंगे जो लोकल प्लेयर है। चाय वाले को जरूर इन्वॉल्व रखना, चाय वाले का इमोशनल कनेक्ट होता है, चाय वाला सिगरेट वाला भी होता है जनरली। और जब वहां आके लोग सिगरेट पीते हैं उसका एक इमोशनल कनेक्ट तैयार हो जाता है लोगों के साथ, आप समझ रहे हो। उसके साथ अगर आपने वो किया, कंपटीशन किया, तो वो आपको बीट कर जाएगा, ये मेरा मानना है, और ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो उसको आपको साथ में जोड़ के ही चलना है, चाहे मैं सामाजिक तरीके से आप सोच के चलें, या आप ये सोचें कि वो कंपटीशन में आपको बीट करने की पूरी हिम्मत रखता है, क्योंकि उसका जो इमोशनल कनेक्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और सर उसका एक और प्लस पॉइंट चाय वाले का ये प्लस पॉइंट है ना कि वो सिर्फ चाय ही बनाता है और वो मास प्रोडक्शन करता चाय का। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं जब बाहर जाके चाय पीता था अपने ऑफिस के, कई बार बहुत अच्छी चाय बनाता था एक चाय वाला, ये बात नोएडा की है। तो वहां पर चाय वाले ने एक अपने बंदे को मेरे ऑफिस में एज अ पियोन भेज दिया था, ज्वाइन करवा दिया था 20,000 तनख्वाह पे, समझ लो, जिसकी 8-10 हजार तनख्वाह थी, 20,000 पे लगवा दिया था मुझे इमोशनली कनेक्ट करके। और बहुतों के साथ उसका ये कनेक्ट रहता है ना। तो कई बार क्या होता है, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है ना, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए हम कुछ फील करते हैं, जिससे रोज मिलते हैं। अब मैं किसी के साथ रोज चाय पीता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा आदमी लगता है वो, है ना। तो मैं, अब कोई बड़ी से बड़ी कंपनी आ जाए मैं उससे नहीं हटूंगा। तो बेटर क्या है, हाँ मैं ये जरूर चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि यार उसको अच्छे कुल्हड़ में चाय देने का सिस्टम बने। आप
आपका जो सेगमेंट है ना, आप ध्यान रखना, आप इधर उधर जो बाकी प्रोडक्ट तो ऐड कर रहे हो, चाय इज योर डायमंड प्रोडक्ट, प्लैटिनम। जो चाय है वो बाकी जो यहाँ पर गोवा में बोलते हैं फोड़ देगी सबको। दिस विल बस्ट आउट एवरीथिंग, इट विल बीट पूरे इंडिया के अंदर। अगर आपने उस मॉडल को सही से समझ लिया, अभी तो शुरुआत हुई है, पूरे इंडिया के अंदर आप फैल सकते हो और सारा बिजनेस ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ चाय मट्टी जो छोटी मोटी चीजें है ना, चाय मट्टी फैन अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं मिलता। अगर इफ एनीबडी इज एबल, एनी कंपनी इज एबल टू प्रोवाइड मी दैट गुड क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसे गंदे तेलों वाली नहीं, अच्छे तेल वाली मट्टी, अच्छे तेल, पैसे लीजिए उसके लिए, है ना, और एक कॉमन मैन को एंगेज करके, तो आपका बिजनेस चलता ही चला जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे किस लेवल पे आप स्केल कर जाओगे, है ना। तो वो टिकट साइज बड़ा मत देखो, ये छोटे टिकट साइज में बहुत बिजनेस है, डेली का बिजनेस है। तो अभी हम इसको यहीं होल्ड करेंगे और नया क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि और भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, और फिर दोबारा अगली बार मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा इस बारे में। जी हाँ, मेरे को आपको बहुत सारी चीजें बतानी थी, लेकिन अभी टाइम कम है, तो कभी मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। डन सर, डन। ठीक है, चलिए बाय। ओके जी, सचिन जी आप बताइए सर। Sir, good morning. First of all, I would like to introduce कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग है बैग्स एंड सॉफ्ट लगेज का, एंड हम बेसिकली सॉफ्ट लगेज और बैकपैक्स की मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में कर रहे हैं। वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस 1976 बिकॉज इट वाज स्टार्टेड बाय माय डैड। मैंने ज्वाइन करा था 2001 में। सो काफ़ी तरह के मॉडल्स हम कर रहे थे। अभी तक हम OEMs कर रहे थे, अभी तक हम जनरल ट्रेड में सप्लाई कर रहे थे। तो अब ये हमारा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। करंटली वी आर आल्सो मेकिंग फॉर टॉमी हिल्फिगर, और अब मैं चाह रहा हूँ कि आई वांट टू लॉन्च माय ओन ब्रांड। मैंने ब्रांड नेम मेरा जो है वो कैरीमेट के नाम से है। तो साथ साथ मैं इसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आई जस्ट अभी जैसे स्टार्टअप्स की वो चली तो फंडिंग और ये सब शुरू हुआ, तो मेरे को इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मैं अभी प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ एक फर्म, तो इसको स्टार्टअप में फंडिंग के लिए लेके जाने के लिए, और फंडिंग से क्या बेनिफिट्स हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, और एक जैसे कहते हैं वैल्यूएशन लगानी कंपनी की और इक्विटी देना, और ये सारी चीज़ों पे आई डोंट हैव एनी नॉलेज। मैं ले सकता था किसी भी CA से या ये सारी चीज़ों में, लेकिन मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इस पे, तो वो कैसे मेरे को मिल सकती है? जी देखिए, सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड ही करनी है आपको, प्रोप्राइटरशिप बंद कर देनी है। प्रोप्राइटरशिप जो है ना, एक सर पे लटकी तलवार है, ऐसे कभी भी गिर जाती है। आपका प्रोडक्ट पे किसी ने चेन्नई से बैठ के केस कर दिया तो आपको वहां जाना पड़ेगा। क्रिमिनल हो गया तो पुलिस अरेस्ट कर ले जाएगी। आपके पास फर्म में पैसे खत्म हो गए, उधारी थी, तो आपके वो बैंक अकाउंट, आपका मकान सब बेच देंगे, है ना। GST में अगर झूठा किसी ने, जो कि ऐसा हो जाता है, कई लोगों के साथ हुआ है ना, कुछ झूठा डिमांड आ गई तो आपके वो मकान बेच के पैसा ले जाएंगे, दे कैन सीज योर अकाउंट। इसीलिए सबसे पहले तो व्यापार को अपनी जिंदगी से अलग करना चाहिए। जब आप प्रोप्राइटरशिप होता है ना, वो चाट पकौड़ी वाले के लिए, गोलगप्पे वाले के लिए ठीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसका काम ही उस लेवल तक है कि वो मैनेज कर पा रहा है, सब कंट्रोल कर पा रहा है लोकली, जो सब कंज्यूम हो रहा है उसके सामने हो रहा है ना। तो लेकिन जहां हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता है, हमारी नजरों से दूर जाता है, हमें कभी भी प्रोप्राइटरशिप नहीं रखनी चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल है, ठीक है। कोई बहुत खर्चा नहीं है, 12,500 रुपये आपका कंपनी बनाने के आप हमारी टीम का यूज कर सकते हैं, और 8-10 दिन में कंपनी बन जाएगी। 12,500 का खर्चा है, और साल का आप समझो करीब 50-55 हजार रुपए का खर्चा आएगा कंप्लाइंस का। बट उसका आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सरकार ये कहती है या तो एक ऑडिटर के थ्रू सारी कंप्लाइंसेस करवाओ, है ना, ऑडिट करवाओ, वॉच करवाओ, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड, आपकी जिम्मेदारी खत्म। फिर तो CA की जिम्मेदारी आ गई। जो भी एनॉर्मेलिटीज हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो CA साहब देखेंगे। उनकी उन्होंने पढ़ाई करी और सरकार उन पे विश्वास करती है, तो आपकी टेंशन तो गई ना। आपने ये 50-60 हजार रुपए का खर्चा किया, जिसमें आपकी अकाउंटिंग हो रही है, आपको तमाम तरह के डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। अभी आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मैं धागा कितने का खरीदता हूँ। अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका वो सब प्रॉपर हो जाएगा कि धागा कितने का खरीद रहा हूँ, है ना, मैं सिलाई पे कितना दे रहा हूँ, किस बंदे ने कितनी छुट्टियां मारी थी,
इतने बजे से इतने बजे काम करने पे क्या फायदा होता है, ये सारे डेटा पॉइंट्स आने लग जाएंगे आपके पास। क्योंकि एक तरफ ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे, फिर सीआरएम पे जाओगे, फिर ईआरपी पे जाओगे, सॉफ्टवेयर्स का यूज करना शुरू कर दोगे आप, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल साहब प्रोप्राइटरशिप तो बिल्कुल मना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करिए, सीए अच्छा रखिए। तो हम लोगों ने एग्रीगेशन कर रखा है अलग अलग सीए का, हमें पता है कौन किस तरह से काम करता है और किस बिजनेस के हिसाब से वो अकाउंटिंग वगैरह अच्छी कर पाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाइए कि हमें बनाना क्या है। अगर आपको ब्रांड एस्टैब्लिश करके मार्केट में जाना है, तो आज की डेट के अंदर एक मॉडल है जिसे हम D2C कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, वो सबसे ज्यादा चल रहा है। और D2C मॉडल को हम समझेंगे वो क्यों चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले क्या होता था, पहले एक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आपने दिल्ली में प्रोडक्ट बनाया और उसकी डिलीवरी होनी है मान लीजिए हैदराबाद में, तो उसको पहुंचाने के लिए सबसे पहली बात प्रोडक्ट डिस्कवरी वो ही नहीं हो पाती थी, दिल्ली वाली कंपनी हैदराबाद में कैसे बैठेगी। दूसरी बात, फिर प्रोडक्ट के लॉजिस्टिक्स नहीं हो पाते थे, आपको पूरे ट्रक में माल भेजना पड़ता था, फिर वो हैदराबाद में जाएगा, कोई तो उतारेगा कोई रखेगा अपनी दुकान पे, ऐसे चलता था। फिर उसके बाद डिलीवरी, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, पेमेंट एक्सेप्टेंस, है ना, एंड लोकल अश्योरेंस, ये सब भी नहीं हो पाता था पहले। मतलब उसके लिए हमें एक फिजिकल पार्टनर रखना पड़ता था, जिसको हम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F ये मॉडल में करते थे फिजिकल में, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो अब क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट डिस्कवरी बड़ी आसान हो गई। आपको हैदराबाद में कंज्यूमर चाहिए, आप फेसबुक पे जाइए, आप उसके अंदर या गूगल पे जाइए, अपने ऐड में सेलेक्ट करिए ओनली शो द ऐड टू द लोकल हैदराबाद पीपल। उसमें भी आप कोंडापुर में जाना चाहते हो कि आप जहां पर भी जाना चाहते हो माधापुर के अंदर, यू कैन सेट ऑफ दैट कि भाई मैं वहां पर ही मार्केटिंग करूंगा, मुझे तो वहां का कंज्यूमर से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या ज्यादा रिटर्न आ रहा है। और ये तो हो गई डिस्कवरी की बात। अब ऑर्डरिंग भी ऑनलाइन हो जाती है, आपके वेबसाइट से ऑर्डर हो जाता है। अब रही लॉजिस्टिक्स की बात, तो पहले लॉजिस्टिक्स की डिपेंडेंसी होती थी, जब शुरू में अमेजोन वगैरह आए तो इन्होंने एक मॉडल बनाया, एक सिस्टम बनाया, जिससे ये पूरी इंडस्ट्री को ओवरऑल करके सस्ता कर दिया सिर्फ इनके थ्रू। अब क्या है, आपके पास ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, कुरियर के भी एग्रीगेटर बन गए हैं। वो 15-20 कुरियर के रेट छांटते हैं और रियल टाइम में आपको बेस्ट रेट दे देते हैं। तो आपका दिल्ली से चेन्नई या दिल्ली से हैदराबाद आधा किलो का पैकेट 55 रुपए में पहुंच जाता है, विच वॉज नॉट पॉसिबल। लोकल कोरियर ही 55 लग जाते थे दिल्ली सर्कल के, और एयर से पहुंचा देते हैं वो आधा किलो का पैकेट। तो इससे क्या है, आपका अगर प्रोडक्ट, यानी आपके तो बैग्स हैं बहुत भारी नहीं है, भारी प्रोडक्ट को D2C करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, भारी नहीं है, आपका इस मॉडल में फिट बैठता है, आप D2C के अंदर कुरियर के थ्रू भेज सकते हो आराम से, ठीक है। और ये सबसे बड़ी समस्या थी कि फिजिकल लोकेशन चाहिए, एक स्टोर जिसका रेंटल चलेगा, जिसका स्टाफ होगा, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगी, जिसके टैक्सेस, बहुत कुछ जाएगा, वो सब आप अवॉइड कर सकते हो। आपने सीधा ग्राहक के घर तक पहुंचा दिया, मिडिल मैन टोटल हट गया, 40-45% से लेके 60-70% तक आपका नेट मुनाफा है एक्स्ट्रा जो आप बचा लोगे, है ना। उसमें से आप क्या करोगे, यही पैसा आप डिजिटल मार्केटिंग पे खर्च दोगे, CAC जिसको बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपकी डायरेक्ट CAC आएगी थ्रू एक्विजिशन चैनल्स लाइक फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यहाँ से डायरेक्ट आएगी। और आपके केस में इंस्टाग्राम मैजिक की तरह काम करेगा, क्योंकि फोटोग्राफ्स जो अपीलिंग होती है ना जिस चीज में, वो आपके में, फिर आपको एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होगा, वो भी हम दिलवा देंगे, ठीक है। 10-1 लाख रुपए में पूरे साल के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जो रेडी हो सकते हैं, जैसे जरीन खान है जिनके 12,20,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैंने बात नहीं करी है बट मुझे एक अंदाजा है कि 10 लाख रुपए में साल का आपको वो 4-5 पोस्ट दे देंगी, बैग्स उनके ऊपर सूट भी करेगा, फीमेल है, और ये 10 लाख रुपए तो आपके 1 महीने में रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि 12,20,000 लोगों तक जब आपका रीच आउट होगा, इमीडिएट डिमांड आएगी, है ना। उससे पहले आपको क्या तैयार रखना है, आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेबसाइट का जिसमें ई-कॉमर्स हो, जिसके अंदर आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर का API ऑलरेडी सेट हो, है ना, बिलिंग ऑनलाइन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कस्टमर के पास ट्रैकिंग होनी चाहिए।
और सीओडी का ऑप्शन होना चाहिए। जब आप नए नए होते हैं तो हर ग्राहक आपके साथ विश्वास नहीं करता, वो कैसे भी डिफरेंशिएट करेगा कि आप चाइनीज फर्जी कंपनी नहीं है जो सिर्फ पैसा उठा के भाग जाएंगे, है ना। तो उनको सीओडी का ऑप्शन देना पड़ेगा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपका वाउच करे। वो भी हम कर रहे हैं, हम जिनको स्टार्टअप्स को अपने साथ इंक्यूबेट एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ एक स्टैंपिंग भी कर रहे हैं कि स्टार्टअप लेन्स एक्सेलरेटेड। इसका मतलब ये पैसा लेके आपका नहीं भागेंगे, सिर्फ इन्वेस्टर का ही नहीं, ग्राहक का भी, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो 15 देशों में है, 56 सिटीज में हम काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो वो विश्वास लेवल आ जाता है। और वो वाउच का भी काम कर रहे हैं कि साहब हम आपका पैसा सेफ है। अगर वो स्टार्टअप लेन्स के थ्रू कोई कंपनी आई है एक्सेलरेटेड या इंक्यूबेटेड, जिसमें हम 5 या 10%, एक्सेलरेशन में 5% और इंक्यूबेशन में 10% इक्विटी लेते हैं, ये सारा मॉडलिंग भी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपके साथ वाउचिंग हो रही है, आपके ऊपर कस्टमर विश्वास करना शुरू कर रहा है क्योंकि स्टार्टअप लेन्स आपके साथ जुड़ गए। तो जब ये सारा मॉडल आप कर लेंगे तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग करनी है और फिर कस्टमर का रिटेंशन करना है। रिटेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही ग्राहक के पास मटेरियल पहुंच गया, आप सबसे पहले उनको कॉल करके थैंक यू बोलेंगे और एक आपके कॉल सेंटर से फोन जाएगा कि आपका मैम कोई भी अगर आपको इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप इस नंबर पे फोन करो, वी विल रिप्लेस द प्रोडक्ट। बेसिकली वारंटीज हो गया। हाँ, वारंटी विद वारंटी प्रोएक्टिव कनेक्ट। एक तो वारंटी तो होती है जिसमें ग्राहक को खुद ही जाके रजिस्टर करना पड़ता है ना, मैं आपको प्रोएक्टिव कनेक्ट बता रहा हूँ, उसके आपको 10% एक्स्ट्रा कमाई होती है उससे। अगर आप किसी ग्राहक के साथ जुड़ गए, आपने प्रोएक्टिवली कॉल कर लिया, तो आप 10% ज्यादा कमा सकते हो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को ऐलान करके ये एस्टेब्लिश कर रहे हो कि मैं ब्रांड हूं। सिर्फ ब्रांड की बस की है ये काम करना, है ना, या जिसकी सोच ब्रांडेड हो, राइट। तो अगर आपका विजन अच्छा है तो आप ये पहले दिन से करिए, आप अपने कस्टमर को ये सारी बातें पूछिए, उनको बुरा लगता है, कोई चीज खराब लगती है, साफ कैसे करना है, ये सब चीजें रेगुलरली उनको बताइए, उनको छोटे छोटे वीडियोस भेजिए, उनको एंगेज करिए, उनको बोलिए मैम अपना फोटो खींच के भेजें और हम अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ठीक है, उसमें आप उनको थैंक यू लिखिए। ये छोटी छोटी अप्रिसिएशंस, ये सब ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ जुड़ाव, ये आपको आगे ले जाता है, जो बड़ी कंपनीज उस लेवल पे नहीं कर सकती जिस लेवल पे स्टार्टअप्स कर पा रही हैं। और जब आप ये करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, उस टाइम पे हम आपकी फंडिंग पे आपको पुश करेंगे और पिचिंग करा के शुरुआत में शायद आपको पहला ट्रांच 50 लाख का दिलवाएंगे, विच इज ऐसा ही करते हैं हम, पहला जब ट्रांच किसी को दिलवाते हैं तो 50, 1 लाख, 1 करोड़ इतना, फिर 2-2.5 करोड़, और उसके बाद फिर आप बड़ी फंडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्केल अप करना है। जब आप D2C में अच्छा करने लगेंगे तो फिर आपके कुछ एयरपोर्ट पे हम स्टोर खोलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से सेल तो होती है, पॉपुलैरिटी बहुत हो जाती है ना, तो वो एयरपोर्ट के स्टोर आपके मॉडल में बहुत काम करेंगे। लग्जरी बैग्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। तो ऑल दोज थिंग्स कुड बी टेकन केयर ऑफ। जो अच्छे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं वहां पर भी ये वो कर सकते हैं हम। और मुझे नहीं लगता कोई आपके अगर D2C स्टाइल में काम करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी। प्रोडक्शन आपको बहुत सारा चाहिए होगा लेटर ऑन, और फिर आप दूसरी कंपनीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनसे भी प्रोडक्शन मंगाना चालू कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन में। फिर आपको वेयर हाउसिंग चाहिए होगी, जहां से ज्यादा सेल आ रही है, अगर साउथ से ज्यादा सेल आ रही है तो आपको चेन्नई, हैदराबाद, आपको वहां पर वेयर हाउस में माल रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका ना, वो आप सेव कर पाओगे। फिर लोकलाइजेशन भी होता है, हर किसी के एरिया के लोगों के हिसाब से, जहाँ ठंड ज्यादा है उनको उस हिसाब से चीजें पसंद आती हैं, यहाँ पर ठंड कम है उनको उस हिसाब से पसंद आती है, कलर का भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर का चेंज हो जाता है, हर किसी का अपना एक टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस होता है रीजन वाइज। कुछ रिलीजन वाइज भी होता है, मुस्लिम है तो उनको ग्रीन कलर के हिसाब से ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो हर वो कस्टमाइजेशन आपको लोकलाइजेशन के हिसाब से करके आपको उसी हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर बताएगा कितना माल कहाँ रखना है, किस वेयर हाउस में रखना है, कब रखना है, एवरीथिंग वो वहां से आता है। ठीक है, तो इसमें ना जैसे आपने बोला, मेरे को इसमें भी कुछ कंसर्न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप कह रहे हो प्राइवेट लिमिटेड में जाता हूँ मैं, तो व्हेन आई गो टू द प्राइवेट लिमिटेड और D2C शुरू करता हूँ, तो मेरा जो अभी करंट मॉडल चल रहा है, जो OEMs के लिए मैं कैटर कर रहा हूँ या मैं होलसेल और बल्क वेरीज को कर रहा हूँ, तो उसको वो एक एंटायरली डिफरेंट सेगमेंट हो गया। ये D2C जाने से मेरे को इसका अलग से सेटअप करना पड़ेगा। तो डू आई नीड टू ओपन डिफरेंट कंपनीज, और एक ही कंपनी में मर्ज हो सकता है दोनों? कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही में मर्ज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है।
आप उसको पहले तो एक्वायर करो कंपनी, ये जो फर्म है इसके एसेट एक्विजिशन हो जाएगा नई वाली में और कस्टमर एक्विजिशन हो जाएगा नई वाली में फर्म से। तो आपका टोटल बिजनेस जो है वो फर्म से चला गया कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड। वो तो वैसे भी करना है, आप स्टार्टअप बनाओ ना बनाओ, प्रोप्राइटरशिप आपके लिए नहीं है। जब भी आप कोई ठीक ठाक तरह से काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड तरह से ही करना है। लाइबिलिटी का फर्क है, लिमिटेड लाइबिलिटी होना बहुत जरूरी है, टेंशन फ्री होना चाहिए काम, है ना। आप प्रोप्राइटरशिप में सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसके लिए और जैसे मेरे क्वेश्चंस होंगे वो कौन आंसर कर सकता है बेटर तरीके से, क्योंकि अभी टाइम भी शॉर्ट है। जैसे एक एक चीज को लेके अगर हम प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉस एंड कॉन्स जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन और डिटेलिंग में मेरे माइंड में भी कुछ ठीक है, सीए को लेके जो क्वेश्चन है वो आपको हम सीए से आंसर करवाएंगे, है ना। हमारे पास 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस सीए है, तो आपको हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, मानसी हमारी सीए की कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको सीए के साथ कॉल करा देंगी। तो वो सीए के साथ आप सारा समझ सकते हैं कि भाई जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आपके लीगल के जो कंसर्न्स हैं वो हमारे लॉयर्स हैं, LLM किया हुआ है हमारे लॉयर्स ने, ठीक है। इन हाउस है, सैलरीड है, तो शानी और श्रीजा 2 लॉयर्स हैं हमारे, उनसे आप लीगल कुछ भी कंसर्न है आप पूछ सकते हो। लीगल रिटेनर सर्विस भी है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। 8,000 रुपए में हम आपको लॉ फर्म रिटेन करके देते हैं 16 घंटे के लिए। जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे हो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना है। इंडिया में लोग ज्यादातर ये मिस आउट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बाद में परेशान हो जाते हैं। किसी के साथ कोई पेपर आया आप पढ़वाते नहीं है लोग, वो पढ़वाना बहुत जरूरी है। ये सारा हम मिस आउट कर रहे हैं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में ये चल रहा है और बाद में परेशान। कल मेरे फ्रेंड का मुझे फोन आया, बोले मेरे को एक कंपनी ने टेक ओवर किया, उन्होंने मुझे वादा किया था इक्विटी देंगे और मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लिया, मैंने पढ़ा नहीं गुड फेथ में। 1 महीने बाद उनको पता लगा कि इक्विटी वाला क्लॉज हटा दिया उन्होंने। तो मिला क्या, उनको केवल 40 लाख रुपए मिले, 3.5 करोड़ की इक्विटी थी, वो खा गई कंपनी। चीटिंग कर ली इन्होंने, सोचा सब तो सही है, मेरे जान पहचान वाले हैं, वो उड़ गया सब कुछ। लॉयर को दे देते 5,000 रुपए तो इन सब चीजों से बच जाते, पर हम करते नहीं है। उसका भी हमने सस्ता सॉल्यूशन निकाल दिया कि साहब 8,000 रुपए महीना दो, पूरे महीने के लिए पूरी लॉ फर्म आपके साथ है। 16 घंटे बहुत होते हैं, 16 घंटे में बहुत, हर समय थोड़ी लीगल काम चलता है, तो वो आपको जरूरी होता है, क्योंकि छोटे छोटे पैसे नहीं मांगते हम। किसी ने 50,000 रुपए मार लिए, आप रिकवरी नोटिस ही नहीं भेज रहे हो। तो ये सब चीजों के लिए एक लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ चलने चाहिए, तो वो आपकी उन सब से बात करा देंगे। उसके अलावा अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कोई सवाल है और आप 1 to 1 करना चाहते हो जो आप पब्लिक में नहीं पूछ सकते, आप स्टार्टअप लेंस की साइट पे जाके कॉन्टैक्ट में बुक का कॉल है, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट की कॉल रहती है, उसका एक छोटा सा फी है 1,500 रुपए। आप वो पे करके, एंड दिस कुड बी एक्सटेंडेड टू 40 मिनट्स, 20 मिनट वाली कॉल कोई बिना पैसे दिए 40 मिनट की हो जाती है, तो वो आप वहां से बुक करके 1-on-1 मेरे से बात कर सकते हैं कॉल बुक करके, और फिर हम आगे की बात उसमें पर्सनली कर सकते हैं। तो ये सारा है, बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको कॉल करवाता हूँ उनसे, मानसी आपको कनेक्ट कर देंगी सीए के साथ। हाँ बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू, मतलब मेरे को इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ही है। एंड वही मैं एक बार मेरे को एक जैसे मैंने ग्रुप में भी डाला था, आई नीड अ मेंटरशिप फॉर दिस, सो उसके लिए आई जस्ट जॉइंड टुडे। कहाँ रहते हैं आप सर? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं, तो टाइम निकालिए, आप गो आइए, कभी मिलते हैं और इसको आगे तो डिस्कशन। लेट्स एक बार कनेक्ट हो जाएंगे पहले गूगल पे या फेस टू फेस पे या जीमीट पे, एंड देन मे बी वी कैन जस्ट डिस्कस अपॉर्चुनिटीज, एंड एक बार उस पे आप मेरे को गाइड जैसे करेंगे तो मे बी वी कैन प्लान इट। हाँ, तो आपको D2C करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली। So this is the first step which I need to take is D2C and promote my brand pan India. सबसे पहला काम तो आप कुछ करो ना करो, कंपनी जरूर प्राइवेट लिमिटेड कर लो, है ना। प्रोप्राइटरशिप बहुत बड़ा खतरा है, मैं तो हमेशा ये बोलूंगा, मैंने आंखों से देखे ये सब समस्याएं। तो जैसे मैं अपने सीए से बात करता हूँ तो वो कहता है कि आप प्रोप्राइटर आप उसमें जाओगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, और ऐसे कर रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं है या क्या है, आई डोंट नो। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, फर्ज करो आपके ऊपर जीएसटी का कल को रिकवरी आ गई 5 करोड़ की, मान लो झूठी थी, और आपको अरेस्ट करके ले गए 2 दिन के लिए, आप रह पाओगे? मैं तो 2 घंटे नहीं रह सकता। क्यों ऐसे जान को कलेश लेना? मेरी भी फर्म थी, मैंने सब बंद कर दी। मैंने एक बारी जीएसटी की रेट देख ली थी, है ना, तो तब मुझे समझ आया, मैं भी ऐसी सोचता था, तब मुझे समझ आया कि ये बिजनेसमैन के लिए नहीं है। ये छोटे वाले जो काम कर रहे हैं ना, छोटे व्यापारी जिनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, उनके लिए बनी है प्रोप्राइटरशिप, और सच्चाई है। प्राइवेट लिमिटेड कहती है कि आपने बैंक से पैसा ले लिया, वो सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन बन गया।
सारी जिम्मेदारी उसकी है, आर्टिफिशियल पर्सन की। आप ओनर नहीं हो उसके कंपनी के। सरकार कहती है आप ओनर नहीं हो, कानून ये कहता है। कंपनी के आप डायरेक्टर हो, केयर टेकर बन सकते हो, मालिक नहीं हो। ना ही कंपनी डायरेक्टर के जिंदा रहने से ना मरने से कभी बंद नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर बदल जाते हैं, कंपनी परपेचुअल अपने जिंदगी भर जीती है। कंपनी को बंद ऐसे भी नहीं कर सकते मन मर्जी। कंपनी को बंद करने के लिए कोर्ट से परमिशन आती है ना, या आरओसी में एक पिटीशन डलती है, तब एक प्रोसेस है, आप समझ रहे हो। तो कंपनी की ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा है। कोई उससे सामान खरीद रहा है, कोई पैसा लगा रहा है, तो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है कि भाई वो ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी चलती रहेगी, सरकार बीच में है, एक ऑडिटर है, इसमें कोई चोरी चकारी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। अब मुझे नहीं मालूम आपके सीए साहब क्यों मना कर रहे हैं, जबकि सीएस को नॉलेज होती है हर चीज की। वो क्यों मना कर रहे हैं मुझे उसका रीजन नहीं पता, या वो कंपनी मैनेज नहीं करना चाहते, या फिर कोई ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, तो वो सब भी मैनेज हो जाती हैं। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां आपका कैश इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वो सब भी मैनेज हो जाती है कंपनी में, कोई अलग तरीका नहीं है। एंड दे आल्सो सेड कि इसमें टैक्सेस मतलब 1 रुपी से ही शुरू हो जाता है इनकम टैक्स को, अगर हम लेके चलते हैं कंपनी के केस में, तो ये सारी चीजें भी वो बोलते हैं। तो मतलब आई डोंट नो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि वो कहता है अभी 10 लाख की लिमिट है आपके पास प्रोप्राइटरशिप में, उसके बाद आपका 30% करता है, ये होता है वो होता है। तो ये सारी चीजें बोलते हैं। आई डोंट नो, मैं उसको अभी मैं वही सोच रहा था कि आई जस्ट वांट टू करेक्ट गाइडेंस ऑन दिस। तो आपने जो बोला है वो तो एक बार कर ही लेंगे, मे बी वी कैन बुक अ कॉल। देखिए स्टार्टअप के लिए एग्जेम्पशन है, ठीक है, मैट लगता दिस है। विल बी काउंटेड एज अ स्टार्टअप अगर मैं इतना पुराना एक्सपीरियंस लेके, मेरा इतना पुराना कंपनी है, एंड व्हेन आई एम ओपनिंग अ कंपनी, तो वो स्टार्टअप में ही आएगा। अगर आप नई कंपनी बना के सिर्फ एसेट ट्रांसफर करते हैं तो, ओके। और सच में कुछ नया करना चाहते हैं तो, है ना, जैसे आपने D2C की बात कही, वो स्टार्टअप है। वो और स्टार्टअप। अगर आप सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए, है ना, टैक्स एग्जेम्पशन मांग रहे हो, ये सब करने के लिए कर रहे हो, तो वो गलत है। मैं कभी आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है। तो एक तो आपकी प्रोप्राइटरशिप को आपने 10-5 साल जो भी किया, कल को आप किसी को बेचना चाहो, कोई एक चवन्नी नहीं देगा, बिकेगी नहीं, है ना। मैंने अपनी कंपनी 2 साल रख के सिर्फ कंप्लायंस करके बेच दी, ओके। ठीक है, अच्छे पैसों में बिक गई, सिर्फ कंपनी बिक जाती है, आप समझ रहे हो, उसकी वैल्यू है। आपकी प्रोप्राइटरशिप की कोई वैल्यू नहीं है। प्रोप्राइटरशिप जो है वो आपको तकलीफ ही देगी, तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। और इस तरह की बातों में मत आइए। टैक्स जो है मैट भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, और बहुत फिनोमिनल प्रॉफिट आ क्यों रहा है। सबसे पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए फिनोमिनल प्रॉफिट किसी को, इसका मतलब आप एक्सपैंड नहीं कर रहे, है ना। जो 100 करोड़ कमा रही है कंपनी, उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपकी सेगमेंट में बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब आप एक्सपेंशन ही नहीं कर रहे। प्रॉफिट कब आता है, जब आप रुक जाते हैं, है ना। प्रॉफिट आप अगर एक दुकान खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, बढ़ते चले गए काम में, एक टेरिटरी से दूसरी में खर्चे भी बढ़ते जाएंगे बट ऑफिस में। तो फिर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी तो बनाओगे ना। इसका मतलब जिस दिन आप प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हो, उसका मतलब आईपी नहीं बना रहे। मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है यार इस महीने मुझे शायद 50-1 लाख का प्रॉफिट आया, तो मैंने अगले महीने डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दिया, मेरी आईपी बन गई। एक बार जो कस्टमर मेरे पास आ गया, वो तो कस्टमर मेरे साथ ही रहेगा ना। जो फेसबुक ने, जिसने मेरा पेज लाइक कर लिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो वो रहेगा ना मेरे साथ, मुझे बार बार तो नहीं लाना पड़ेगा उसको। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बना ली, आपको नहीं बना रहे होंगे, मैं शर्तिया बोल सकता हूँ। और ये सारी सबके साथ प्रॉब्लम है। व्हेन यू टेक आउट मनी यू पे टैक्स, है ना। आप पैसा दे के सरकार को, आपका पैसा तो और कम हो गया, तो नेट आपको नुकसान पड़ता है। कम से कम आप आईपी बनाओगे कंपनी में, ट्रेडमार्क लोगे, ब्रांड नेम लोगे, तो प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी करोगे ये सब, कोई फायदा नहीं है ना। और कोई ऐसी आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट्स बहुत ज्यादा नहीं आते। ये तो आप स्टार्टअप करोगे तो आपको गवर्नमेंट से इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा, मैट देना है बस, फिर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ओके। एंड वी आर आल्सो इनटू एमएसएमई, तो वो एमएसएमई का उसमें भी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल, प्राइवेट लिमिटेड में। वो अलग से आपको दोबारा एमएसएमई सर्टिफिकेट लेना मिल जाएगा। अच्छा, अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बार कॉल अरेंज के लिए आप बोल दीजिएगा, एंड इसको थोड़ा सा डिटेल में आप मेरे को बता दीजिए क्या प्रोसीजर है। आपने जैसे बोला वेबसाइट पे जाके, तो वही कर लूँ मैं।
हाँ, आप कॉल बुक कर लीजिए, 1-on-1 हम बात कर लेंगे, है ना, एंड देन वी कैन टेक फॉरवर्ड। श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके, फिर करेंगे एक बारी और। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।